Hello everyone, welcome to my channel. Now we are going to start with the third chapter of class 11, that is Plant Kingdom. Okay, so let's start with the chapter. तो इसमें ये बताया गया है कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, जो कि किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसमें हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो उस चैप्टर में केवल अभी हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में ही पढ़ा है। जहाँ तक बात रही एनिमेलिया और प्लांटी किंगडम की, तो उसका एक अलग से चैप्टर ही बना है जिसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट किंगडम। इसमें हम पूरा डिटेल्ड फॉर्म में जो भी क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम से रिलेटेड, ठीक है, किंगडम प्लांटेई से रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हम किंगडम प्लांटेई को प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं या कहते भी हैं, ठीक है। सो एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने पिछले भी चैप्टर में पढ़ा है, जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया है वैसे वैसे बहुत सारे किंगडम में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट किंगडम में भी टाइम के साथ काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक। जहाँ पर फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, ठीक है, इन सब को हम लोगों ने किस में कैटेगराइज कर दिया था? प्लांट किंगडम में। पहले क्या था? पहले केवल 2 किंगडम थे, फर्स्ट वॉज प्लांटी एंड सेकेंड वॉज एनिमेलिया। तो जिसमें सेल वॉल देखी जाती थी उसको प्लांटी किंगडम में रख देते थे, और जिसमें सेल वॉल नहीं होती थी उसको एनिमल किंगडम में रख देते थे। तो फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम, जो कि अब जिनका अलग किंगडम बन चुका है, तो पहले वो क्या थे कि पहले उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया था, लेकिन नाउ अब क्या है कि सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अब इनका एक अलग किंगडम बना दिया गया है, और जो भी मेंबर्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स जिस भी किंगडम के अंदर में आते हैं उनको उस तरीके से कैटेगराइज्ड करके रख दिया गया है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इज़ नॉट एनीमोर आ एल्गी। तो अभी हम लोग जब आगे चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, सो वी विल बी क्लियर कि वाई साइनोबैक्टीरिया इज़ नॉट एनीमोर आ एल्गी, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली वी विल डिस्क्राइब प्लांटी, ठीक है। तो प्लांटी को किसके अंडर में डिस्क्राइब किया जाएगा? दैट विल बी एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन को देखते हुए। तो पहले क्या होता था, ठीक है, पहले के टाइम पे हम लोग जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते थे वो कैसे करते थे? उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके, ठीक है, हम लोग उनको क्लासिफाई करते थे ना, जैसे कि उनका हैबिटेट कैसा है, कलर कैसा है, नंबर्स के बेसिस पे, उनके शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता था। इट मीन्स उनके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उनको क्लासिफाई करते थे, ठीक है। सो बेसिकली वो किस पे बेस्ड रहते थे? वेजिटेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स पे। वेजिटेटिवली कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब उनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख करके बेसिकली उनको क्लासिफाई किया जाता था। एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लीनियस, और इस सिस्टम को कहा जाता था आर्टिफिशियल। इस सिस्टम को कहा जाता था आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या कहा जाता था? आर्टिफिशियल सिस्टम। एंड दिस वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कुछ ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थे जिनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते थे, लेकिन वो फिर भी अलग मतलब अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ऐसी थी, ठीक। अब एक ड्रॉबैक था आर्टिफिशियल सिस्टम का, ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉबैक था, वो ये था कि वो इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को भी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, उनको इक्वल वेटेज देते थे, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ईज़िली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो ईज़िली एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो जाएंगे और फिर वो चेंज हो जाता है ना, वो वही चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक। आर्टिफिशियल सिस्टम वर्ड्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों? क्योंकि ये इक्वल वेटेज दे रहा था वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, ठीक। फिर इसके बाद में आया दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे कंसिडर किया गया, इसमें बताया गया, इसमें ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इनके इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या देखा गया था? आर्टिफिशियल में केवल देखा गया था मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा गया था? केवल एक्सटर्नल फीचर्स। और आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या देखा गया? एक्सटर्नल भी और इंटरनल फीचर्स भी कंसिडर्ड किया गया, ठीक है। इंटरनल फीचर्स में क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि इंटरनल फीचर्स में क्या आ जाता है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से इसमें कंसिडर की गई थी, ठीक है। सो इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ठीक है। ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। फिर अब बात करते हैं आज के टाइम की। तो आज के टाइम पे जो बेसिकली एक्सेप्टेबल भी है और जो यूज़ में चल रहा है, ठीक है, दैट सिस्टम इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अभी के टाइम पे कौन सा मतलब कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, ठीक है, वो फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को इनके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, ठीक है। किसके बेसिस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे आज के टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जा रहा है और वो एकदम से एक्सेप्टेबल भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या माना गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो सेम टेक्सा को बिलोंग कर रहे हैं, जो सेम टेक्सोनॉमी को बिलोंग कर रहे हैं, वो सेम एंसेस्टर्स के होंगे, दैट्स वाई दे आर बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई। अब अगर इनके बारे में और हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो भाई इनके जो फॉसिल्स हैं उनका कोई एविडेंस नहीं बचा है, ठीक है, उनका कोई एविडेंस तो है नहीं, ठीक है, इनका कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है। तो अब क्या किया जा रहा है? कई अदर सोर्सेज से, कई अलग अलग सोर्सेज की हेल्प से क्लासिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कि अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले करके क्लासिफिकेशन की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका कुछ फॉसिल एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक। अब बात करते हैं, एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, दैट इज़ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो पहले जान लीजिए कि टेक्सोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। टेक्सोनॉमी वर्ड प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट या एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि प्लांट या एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो ये क्या है? इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को एक कोड असाइन किया जाता है, एक कोड और नंबर, ठीक है, एक कोड और नंबर असाइन किया जाता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में हमें मिलती है, ठीक है, उनको एक कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है और फिर वो डाटा फिर प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो क्या है कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको एक कोड और एक नंबर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके मतलब जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके बारे में हमने कलेक्ट की हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने, जो भी चीज़ें हमने ऑर्गेनिजम्स को लेकर के ऑब्ज़र्व किया है, वो सारी चीज़ें हम उनको क्या करते हैं, उनको एक नंबर और एक कोड असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको हम फिर कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। फिर वो डेटा क्या है कि वो काफ़ी साल तक चलता भी रहता है और इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देने में, ठीक है, उनको फिर दिया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि
नंबर्स और कोड्स इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में असाइन किए जाते हैं, ठीक है। तब तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, तब डेटा फिर प्रोसेस में आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल सकती है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ओके। फिर अब बात कर लेते हैं वन थिंग इज साइटोटैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी? तो साइटो का मतलब ही होता है सेल, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। साइटो का मतलब क्या हो गया कि सेल। तो ये जो साइटोटैक्सोनॉमी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जब भी हम क्रोमोज़ोम, ठीक है, क्रोमोज़ोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बेसिस पे ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि जब भी हम ऑर्गेनिज़म को क्रोमोज़ोम के नंबर पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर और उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इसमें आती हैं, ठीक है, कि क्या आ जाएगा, क्रोमोज़ोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ओके। फिर इसके बाद में हमारा आता है कीमोटैक्सोनॉमी। क्या आता है हमारा? कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम प्लांट को उनके केमिकल कंपोजिशन, कीमो का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन, तो जब भी हम प्लांट्स को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे जब भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तब हम उन्हें कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो हम इनको उनके पिगमेंट के बेसिस पे भी हम इनको प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनके बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सो दिस वाज द आप कह सकते हैं दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट किंगडम बेसिकली। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता दूं, क्योंकि इसके बाद हम लोग एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, ट्राइडोफाइट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। सो उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी हम प्लांट लाइफ सर्कल को छोड़ दें, बाकी ये जो पाँचों हैं इसके बारे में मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज़ फेनेरोगैमी, ठीक है। वन इज़ क्रिप्टोगैमी, ठीक है, क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज़ फेनेरोगैमी, ठीक है, इसको, इन दोनों को, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके अंडर में आते हैं, फेनेरोगैमी, और ये जो तीन है वो आएंगे क्रिप्टोगैमी के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाता है फेनेरोगैमी, ठीक है, ठीक है। तो आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स के अंदर में आता है, क्रिप्टोगैमी के अंदर। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसके अंडर में आता है? फेनेरोगैमी के अंदर। तो आप पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लीजिए कि क्रिप्टोगैमी क्या होती है, ठीक है। क्रिप्टोगैमी क्या होता है? इनमें क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं। इसका मतलब जब हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनमें क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स हिडन होंगे और ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या? ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक। इसी जगह पे जब हम फेनेरोगैमी की बात करते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो ये क्या है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो विजिबल होंगे। सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? हमें दिखाई देंगे, ठीक है, इन दोनों में। और इनमें जो सीड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स दोनों में प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे जो हम डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो एल्गी को हम लोग थैलोफाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आपके सॉइल में भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। तो अगर इनको फर्टिलाइजेशन करना होता है ना बेसिकली, तो वो पानी के अंदर में ही करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर में ही करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। लेकिन ये दोनों जगह रहते हैं, ठीक है, सॉइल मतलब कि लैंड पे भी प्रेजेंट रहेंगे और
एक्वेटिक में भी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये पानी में ही अपना बिताते हैं। ठीक, फिर थर्ड इज़ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्या हैं? ये आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ये क्या है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होता है। वेस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये पहले आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ होता है। ठीक है, ये जो होते हैं इनके पास वस्कुलर टिश्यूज़ अनडेवलप्ड होता है। ठीक है, अगर एल्गी की बात करें तो इनके पास तो होता ही नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनके पास अनडेवलप्ड होता है। ठीक, तो ये हो गया। बात की जाए अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो ये किसके अंडर में आएंगे? फेनेरोगैमी के अंदर में आएंगे। इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स हमें दिखाई देते हैं और ये सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? सीड्स भी प्रोड्यूस ये करेंगे। ठीक, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग होते हैं। और इनमें क्या होता है कि ये इनमें सीड्स के ऊपर में कवरिंग नहीं होती है। इसमें जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इस पे सीड्स के ऊपर में कवरिंग नहीं होती, क्योंकि जिम्नो का मतलब हो जाता है आपका नेकेड और स्पर्म्स का मतलब हो जाता है सीड्स। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि सीड्स के ऊपर में कवरिंग नहीं होती है और इसे हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। उसी जगह पे अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें सीड्स के ऊपर में कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? ओवरी की या ओवरियम प्लांट। ठीक है, आप कह सकते हैं ओवरी की एक कवरिंग होती है सीड्स के ऊपर में, और दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है? ये इनके ऊपर ओवरी सीड्स के ऊपर में एक कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि ओवरी से कवर्ड रहता है। ठीक है, कवर्ड बाय ओवरी। ठीक है, सो अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो एल्गी के बारे में एक अलग वीडियो होगी, सो उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो जब हम ये स्टार्ट करें तो उससे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी थी, ताकि जब हम इसको स्टार्ट करें तो आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे सो हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जब बारे में पढ़ेंगे तो वो किसके अंदर में आते हैं? क्रिप्टोगैमी के अंदर में आता है। ठीक, और जब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में तब वो किसके अंदर में आता है? फेनेरोगैमी के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरा अच्छे से उसके डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहती हैं, कैसा उसमें ठीक है कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share. Okay, see you in the next video. Thank you.